हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? अभी पिछले वीडियो लेक्चर में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया फ्रैक्शनल पार्ट का को सॉल्व करने का एनएफ मेथड। एनएफ मेथड क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। उसको हमने सिखाया था पिछले अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वीडियो में। इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने आपको सिखाया। उसमें हमने आपको एनएफ मेथड भी सिखाया, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराया। आज हम उस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है एनएफ मेथड का वो आपका स्ट्रांग हो पाए बच्चों। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करते हैं और क्वेश्चन हम कराते हैं। आइए देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज के जो क्वेश्चन है भाई देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है। मैं एक क्वेश्चन फिर उस तरह का लेता हूँ ताकि आपको एक जो प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ठीक है। फिर एक होमवर्क भी दूंगा। चलिए देखिए, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है इफ़ फोर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है एक्स की वैल्यू बतानी है जब ये दिया हो आपको फोर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलिए भाई, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी पिछले थोड़ा देर पहले ही हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने का एक एनएफ मेथड होता है। वो एनएफ मेथड का यूज़ कब होता है? जब फ्रैक्शनल पार्ट और अलजेब्रिक फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तीनों एक साथ अगर क्वेश्चन में आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी इक्वेशंस में ये तीनों एक साथ आ जाएं बच्चों, तो ही हम लोग यूज़ करते हैं। क्या हम लोग यूज़ करते हैं? एनएफ मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी देखो तीनों एक साथ आ गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? एनएफ मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या बोलता है एनएफ मेथड? एनएफ मेथड में पहला स्टेप क्या बताया भाई? क्या बोलते हैं? पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग? n प्लस एफ। एन एफ मेथड जहाँ पे n इंटीग्रल वैल्यू है, f फ्रैक्शन है। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया, मेरा पीछे वाला जो वीडियो लेक्चर उसको आप देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा बच्चों। उसके बाद आप ये वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो हम पुट कर सकते हैं बच्चों x इज इक्वल टू n प्लस एफ। जब आप पुट करोगे तो क्या होगा? जब पुट करोगे तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर n प्लस एफ गया तो हमको क्या मिलने वाला है बताइए? ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इंटीजर ही देगा। दोनों में इंटीजर कौन है? n इंटीजर है। f क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है बच्चों। ये तो आएगा ही नहीं बाहर, क्योंकि एक इंटीजर ही दे सकता है, तो यानी कि n आ जाएगा। अगर इसी चीज़ को अगर हमने फ्रैक्शनल पार्ट में रख दिया, मतलब n प्लस एफ को अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट में रख देंगे तो कैसी वैल्यू देगा? ये फ्रैक्शन वैल्यू देगा। फ्रैक्शन इनमें से क्या होता है? दोनों में से फ्रैक्शन कौन है? f है फ्रैक्शन, तो इसलिए इसकी वैल्यू f हो गई। क्योंकि n इंटीजर है, फ्रैक्शन इंटीजर नहीं दे सकता है, इसलिए f ही देगा, है ना। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे पुट करो कितना आ जाएगा? 4 आपने किया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n प्लस एफ हो जाएगा। भाई देखिए, x की जगह पे आपने क्या किया? n प्लस एफ पुट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे n प्लस एफ पुट करोगे तो ये हो गया। इज इक्वल टू क्या था? इज इक्वल टू एक्स प्लस, हमारे पास ये x है ना, इसकी जगह पे क्या रखोगे आप? n प्लस एफ रखोगे, और प्लस कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पर भी अंदर क्या रखोगे? n प्लस एफ आप रखोगे। भाई n प्लस एफ की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुका हूँ, क्या है? f है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 पहले से था, ये f हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे n प्लस एफ। ये कितना हो जाएगा? n प्लस एफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू n हो गई यहाँ पे। बात समझ में आ रही बच्चों? अब क्या करेंगे? f को इधर ले आओ तो यहाँ 4f में से यहाँ f क्या कितना बचेगा? 3f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2n हमारे पास आ गया यहाँ पे। इक्वेशन 1 इसको बना लीजिए बच्चों आप। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है? बी स्टेप क्या होता है हमारा? अब जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है? मैंने बताया फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज है वो क्या होता है? 0 से 1 के बीच होता है। और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट दोनों में से कौन सा वाला है? f है। तो हम लिख सकते हैं जो f है उसको फ्रेम करेंगे किसके बीच में? इसके इंटरवल के बीच में। f का इंटरवल 0 से 1 होता है, तो 0 1 के बीच में रख दिया। अच्छा, f यहाँ रख दिया, यहाँ पे लेकिन था क्या? 3f, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ लिखा है। ये दोनों भी इसके साथ है, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा? 0 भी मल्टीप्लाई करोगे 3 का 0 ही रहना है। ये कितना होगा? 3f। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों आपका? ये आपके पास क्या हो गया? 3f आ गया। अब बताइए 3f आ गया था, तो अब क्या करेंगे? इस 3f की वैल्यू 2n है, यहाँ रख दोगे तो कितना आएगा? 0 लेस देन 2n लेस देन कितना हो गया? 3 हो गया हमारे पास, है ना। तो अब जब 2n अंदर आ जाएगा, या 2n माइनस 1 या n माइनस 1 कुछ भी आए, हमको इसको सॉल्व नहीं करना बच्चों, ऐसे रख देना। क्योंकि n इंटीजर है ना, इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो इंटीजर होगा। भाई n इंटीजर है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो भी इंटीजर होगा। 1 या 2 या 3 4 5 कुछ घटा दोगे तो भी इंटीजर ही रहेगा। तो यानी कि कुल मिला जुला के हमने क्या देखा? 0 लेस देन क्या है? इंटीजर।
इंटीजर क्या होगा लेस देन 3, जो इंटीजर है 2n इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू क्या होगी 0 से 3 के बीच में होगी, पर 0 पर इक्वल लगा है तो 0 को भी लेंगे, पर 3 में इक्वल नहीं मतलब 3 को नहीं लेंगे, तो यानी कि इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई हमको, इंटीजर की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या मिल गई, 0 मिल गई, 1 मिल गई और 2 ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 से कम बोला है, तो 3 से कम 0 1 2 तीनों आ गए, पर 0 पर इक्वल लगा था इसलिए 0 भी लेंगे, तो 3 वैल्यूज़ आ गई, तो इंटीजर 3 आ गया। तो अब क्या करोगे, बारी बारी एक बार 0 इंटीजर लेके सॉल्व करोगे, एक बार 1 इंटीजर लेके सॉल्व करोगे, एक बार 2 इंटीजर लेके सॉल्व करोगे, तो तीनों इंटीजर लेको हम सॉल्व करेंगे। इंटीजर हमारे पास क्या है 0 ले लो पहले, तो इंटीजर को 0 ले लिया, इंटीजर को हमने 0 ले लिया, इंटीजर क्या हो गया 0 है, इंटीजर किसको माना था आपने 2n को, देखो यहाँ पे 2n को ही तो यहाँ इंटीजर बोल दिया है ना, 2n इंटीजर की जगह लिख दो, 2n इज इक्वल कितना आ गया 0, n की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, n की वैल्यू 0 आ गई ना। अब इसी इंटीजर पर ही n निकाला तो इसी इंटीजर पर f भी निकालेंगे, तो बताइए n की वैल्यू 0 आ गई ना, इक्वेशन 1 में n की जगह रखो 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा f मिल जाएगा, तो 3f इज इक्वल टू कितना होगा 2 × 0 यानी कितना 0 आ गया, f इज इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी कि आपका n भी 0 आ रहा है f भी 0 आ रहा है। जब n और f दोनों आ गया तो अब हमको क्या निकालना है, x निकालना, हमको बोला था x निकालने के लिए, तो x कैसे होगा, तो यहाँ पे आपने देखिए माना है ना पुट x इज इक्वल टू n प्लस एफ, x को आपने n प्लस एफ रखा है, तो n और f दोनों की वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल गई है, आप इन दोनों वैल्यू के यहाँ रखोगे तो हमको क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया x इज इक्वल टू क्या हो गया n प्लस एफ, n की वैल्यू भी 0 है, f की वैल्यू भी 0 है यानी 0 आ गया, यानी x की वैल्यू हमको क्या मिल गया 0। तो पहले वाले केस में जब इंटीजर 0 लिया आपने तो क्या होगा x की वैल्यू 0 आ गई है ना। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे भाई, इंटीजर को आपको क्या लेना है, अब इंटीजर को आपको क्या लेना है, इंटीजर इज इक्वल टू भाई 1 लेना है, तो वो 0 पे तो हमने निकाल दिया x, अब 1 पर लेना है। अब जब इंटीजर आप क्या करोगे, इंटीजर इज इक्वल टू 1 लोगे, जब आप 1 लोगे इंटीजर की वैल्यू, तो इंटीजर क्या था भाई 2n ही था, 2n ही को इंटीजर बोला था आपने, 2n इज इक्वल टू कितना आ गया 1, n इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया बच्चों, n की वैल्यू 1/2 आ गई, और n होता क्या है इंटीजर, एन यहाँ पे क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में ये चीज़ बताया था मैंने, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो वो वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए मेरा पीछे वाला, आप टाइप कीजिए मैथमेटिक्स मॉनिटर, वहाँ पे आपका सारी लिस्ट जो प्ले लिस्ट है वो खुल के आ जाएगी, आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू कितना है 1/2, 1/2 क्या है, ये इंटीजर है क्या, नहीं ये इंटीजर है, एन यहाँ पे क्या है इंटीजर, 1/2 क्या है इंटीजर नहीं है, तो बताइए इंटीजर नहीं है तो ये क्या, ये पॉसिबल है ये केस, नहीं ये इंटीजर है, एन इंटीजर होता है, इंटीजर कभी भी 1/2 नहीं आएगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं है ना, ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये केस रिजेक्ट हो गया, मतलब इस केस में ना तो n निकलेगा ना तो f निकलेगा, जब n और f नहीं निकलेगा तो x भी नहीं निकलेगा, है ना, क्यों, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं होती है, इंटीजर होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया। अब लास्ट वाला बचा है, इंटीजर 0 रख के आपने निकाल लिया, x पहुँच गए, इंटीजर की वैल्यू जब आपने 1 रखा तो 1 पर तो आ ही नहीं रहा है तो इसको रिजेक्ट कर दिया, अब इंटीजर इज इक्वल टू 2, अब 2 रख के देखो, इंटीजर की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों, इंटीजर की वैल्यू अब आप 2 लोगे, 2 इंटीजर क्या था 2n था, 2n इज इक्वल टू 2 आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 1, जब n की वैल्यू 1 आ गई तो फिर यहाँ पे रखोगे f निकालोगे, क्योंकि हमें n और f चाहिए, n और f पा जाएंगे तो हमें x मिल पाएगा, इसलिए n मिला है तो अब f भी चाहिए, तो इसकी वैल्यू उठाकर आप यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा 3f इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1, यानी f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, ये फ्रैक्शन की वैल्यू 2/3 या 2/3 फ्रैक्शन है भी और फ्रैक्शन की वैल्यू भी आई है, तो मतलब ये तो हो सकता है पॉसिबल है, 1 से छोटा है ना, ये 1 से छोटा है तो f की वैल्यू जो फ्रैक्शन है 1 से छोटा होता भी है, तो यानी कि ये वैल्यू हो सकती है। तो हमें क्या मिल गया, n भी मिल गया, f भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या है n प्लस एफ, तो यहाँ पे रख दो x की वैल्यू n प्लस एफ, n कितना मिला है इसका वाला 1 मिला हुआ है, f कितना मिला हुआ है 2/3 मिला हुआ है, सॉल्व करो कितना हो जाएगा 3 × 3 5/3 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई थी भाई 0, ये दोनों हमारे क्या हो गए आंसर हो गए, ये भी आंसर हो गया हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, तो ये दोनों हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब इस तरीके का एक और क्वेश्चन हमारे पास अच्छा सा है, मैं वो चाहता हूँ कि मैं होमवर्क दूँ, वो आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे हमने कल कराया था और आज जो अभी अभी कराया बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि ये आप अपने से ट्राई कीजिए बच्चों और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये होमवर्क है आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। हाँ भाई ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है भाई, इसको तो बिल्कुल होमवर्क वैसे कर लीजिएगा आप। इसको देख लीजिए क्वेश्चन अच्छा है, हमको क्या बोल रहा है, इफ़ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आर इन HP,
HP का मतलब क्या हुआ बच्चों? हालांकि ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं AP, GP, HP, 3 तरह के सीरीज हम पढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना, उसी का क्वेश्चन है। पर ये क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट में आया, उससे रिलेटेड आया हुआ है, तीनों आए हैं जिसमें, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। हालांकि AP, GP, SP में अभी पढ़ाऊँगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा आगे जा करके, पर अभी सवाल आ गया है, इतना तो आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आपको पता होगा ही AP क्या होता है ना, क्योंकि क्लास 10 से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना, ये चैप्टर। तो इसलिए यहाँ पे ये समझ में आएगा, बस ये चीज़ नया लग रहा होगा, HP नहीं समझ में आ रहा होगा, वो अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन में सॉल्व कैसे होगा ये। देखिए हमको क्या बोल रहा था, ये तीनों क्या है HP में। HP का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। मतलब AP का ये रेसिप्रोकल है, HP क्या होता है, AP का रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर कोई भी नंबर अगर हमारा AP में है तो HP में कब बनेगा, उन नंबर को रिवर्स कर दीजिए, पलट दीजिए, न्यूमरेटर को जगह को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, पलट दीजिए। अगर आप पलट देंगे तो वो क्या होगा, अगर AP में है तो पलटने पर HP में आ जाएगा, अगर HP में है तो पलटने पर AP में आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है बच्चों हमसे यहाँ पे कि आप बताइए कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये r इन HP फाइंड। तो फाइंड करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, आपको ये फाइंड करना है। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर ये HP में है बच्चों, तो बताइए 1/x, 1/ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 1/ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, r इन AP। बात समझ में आ रही है, मैं अभी भी बताया हूँ आपको। अगर कोई भी सीक्वेंस हमको दिया है, अगर वो HP में है तो उसका रेसिप्रोकल कर दी तो वो AP में होगा, अगर ये AP में होता तो उसका रेसिप्रोकल करते तो वो HP में हो जाता। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं। तो बताइए ये क्या होगा, AP में आ गया। AP में आ गया तो हमें कैसे पता ये AP में, हम कैसे करेंगे, AP में होता है तो इसका कॉमन डिफरेंस आपस में इन दोनों का क्या होना चाहिए बच्चों, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। मतलब इसमें से इसको घटाओ, जो आएगा इसमें से इसको घटाने पर वो आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, यही AP की पहचान है ना। तो क्या करेंगे, तो बताइए क्या लिख दे, 1/ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस कितना होगा, 1/x हो गया। ये इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाया तो इज इक्वल टू इसमें से इसको घटा दीजिए, ये हमेशा इक्वल होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस क्या होगा, 1/ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। अब क्या करेंगे, आप दोनों तरफ एल्सियम ले लो, यहाँ एल्सियम लोगे तो कितना आ जाएगा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ गया, एल्सियम लिया तो यहाँ कितना हो गया, x माइनस कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पे एल्सियम लोगे तो यहाँ पे एल्सियम कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे क्या हो गया, एल्सियम, ऊपर क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब बताओ यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना यहाँ पे। अच्छा, हम इसको क्या कर दे रहे हैं बच्चों, हम इसको क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या होता है, ये क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखिए हमने आपको बताया था x की वैल्यू क्या होती है, जो x होता है वो x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होता है, यही होता है x। तो हमें यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चाहिए, x माइनस, x में से ये वाला इधर लाओ, माइनस हो जाए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये किसके बराबर हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब ये जो क्वांटिटी है इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लिखा जा सकता है। नीचे x है, नीचे x को क्या लिख दूँ मैं, नीचे x को क्या लिख दूँ, x को क्या लिख दूँ, x को ये लिख सकते हैं, इस x की जगह पे ये लिख सकता हूँ, ये लिख दूँ मैं, यहाँ नीचे जो x बचा हुआ उसकी जगह पे ये लिख दूँ पूरा, कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हमने लिख दिया। ऐसा बेटा हमने क्यों किया, यहाँ भी जो बचा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन कितना बचेगा यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये बच गया। भाई हमने इसको, इस वाले x को ये क्यों लिख दिया, इसलिए कि क्यों लिख दिया, ताकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ना तो ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे देखिए माइनस में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाए, फिर बाद में सॉल्व करके आसानी से हम सोल्यूशन पा जाए। तो आइए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो, है ना बच्चों, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये इधर आ गया, जब इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बचेगा।
है ना। तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों हमको, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ दिखा दे रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू हमको क्या मिल गई, हमको यहाँ मिल जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, इसके स्क्वायर की वैल्यू ये मिल गई। अब इसके बाद क्या आएगा बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमें अगर फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट लगाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा यानी प्लस माइनस कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन √2 आ जाएगा, ये आएगा। लेकिन हम फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हम ले रहे हैं, उसको हम कंसीडर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वाला इग्नोर कर देंगे। तो बताइए कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन √2 आ गया, है ना। अब यहाँ पे चाहे तो हम NF मेथड लगा ले, मतलब एक्स की जगह पे पुट करें n+f पुट करके करें, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ डायरेक्ट करके दिखा दें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे, चलिए यहाँ डायरेक्ट भी कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में आप जानते हैं कि क्या किसके बीच होता है, 0 और 1 के बीच में होता है फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। अब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 लेस देन ये भी कितना हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, अपॉन √2 आ गया हमारे पास, लेस देन कितना हो गया 1। तो बताइए यहाँ पे क्या √2 का मतलब आएगा 0 लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन कितना आ गया √2 आ जाएगा, और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है। अब बताइए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो मतलब इंटीजर यहाँ पे ये इंटीजर है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 लेस देन और इक्वल टू ये क्या है इंटीजर है ना एक, तो इंटीजर किसके बीच में आ गया, 0 और √2 के बीच में आ गया, है ना। तो बताइए इंटीजर 0 और √2 के बीच में कितने इंटीजर है, 0 के पास इक्वल लगा हुआ है 0 के साथ, इसलिए 0 भी क्या होगा इंटीजर होगा, 0 भी लेंगे इंटीजर में, और √2 की वैल्यू होती 1.414, यानी कि 1 को लिया जा सकता है, 1.414 तो इंटीजर होता नहीं, मतलब √2 इंटीजर नहीं है, लेकिन √2 से कम जो होगा 1 आएगा वो तो होगा ना। यानी कि यहाँ पे इंटीजर 2 इंटीजर मिल गए बच्चों हमको, यहाँ पे इंटीजर 2 मिल गए, कौन कौन सा इंटीजर, क्या क्या मिल गया हमको, एक 0 मिल गया और एक क्या मिल गया 1 मिल गया। अब एक 0 पर निकालेंगे वैल्यू, इंटीजर 0 मिल गया, 0 का मतलब क्या है इंटीजर, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या मिल गया 0 ले लिया। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 मिल गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख दीजिए, इक्वेशन एक बना लीजिए इसको आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है 0 यहाँ रखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू की भी कितनी आ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू भी 0 आ गई, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी 0 आ गई, तो x क्या होगा यहाँ पे, x क्या होगा बच्चों 0 होगा, x भी मिल जाएगा हमको। बात समझ में आ रही है। दूसरा केस क्या है, अगर इंटीजर हम लोगों ने क्या ले लिया, अगर इंटीजर हम लोगों ने इंटीजर को 1 ले लिया, इंटीजर 1 ले लिया, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू क्या ले लिया 1। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 है तो x क्या होना चाहिए, x भी क्या होगा, x भी 1 होगा, तभी 1 आएगा, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 रखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 मिल जाएगी। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, है ना। ये देखिए ये सोल्यूशन एक आ गया, है ना, एक सोल्यूशन ये मिल गया पूरा, एक सोल्यूशन आपका ये वाला मिल गया जब 0 इंटीजर रखने पर। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आज के लिए हमारे बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं सिग्नम फंक्शन, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे सिग्नम फंक्शन के। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।